नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज एक और नई कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई हैं स्टोन्स को लेकर, रत्नों को लेकर कि कौन सा रत्न पहने, कौन सा रत्न नहीं पहने, क्या उसमें हमें देखना पड़ता है। तो देखिए, ये एक बहुत ही विस्तार पूर्वक विषय है और इसको एक वीडियो में समझाना बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2-3 वीडियोज़ में कुछ एग्जाम्पल्स लेके एक लगन के लिए कौन सा प्लैनेट कैसे शुभ रहता है, कैसे उसका स्टोन पहना जाता है, ये डिटेल्स में 2-3 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज मैं आपको रत्नों के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। जब भी आप कोई चार्ट देखते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, फलित करते हैं, फिर क्या उसमें आपको उपाय करने चाहिए, कौन सा रत्न जो है उसमें आप धारण कर सकते हैं, इसके विषय में कुछ 9 या 10 सूत्र हैं जो आपको आज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो इस पर ही आधारित रहेगी। और वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। जी हाँ, रत्नों के बारे में बात करें तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहती है हर व्यक्ति के मन में जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से अभी बेसिक लेवल पे हैं या एडवांस लेवल भी उन्होंने क्रॉस कर लिया है, फिर भी उनके मन में एक दुविधा जो है हमेशा रहती है कि जब वो किसी का चार्ट देखते हैं, कुछ उपाय उनको बताते हैं, तो कौन सा रत्न जो है वो धारण करना चाहिए जो उनको लाभ दे सकता है। तो पहले इसको थोड़ा सा एक बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चीज़ है, जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, वहाँ पे सूर्य देव जब एक पर्टिकुलर राशि में रहते हैं तो वहाँ पे उन सारे महीने में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है तो उनकी एक ही राशि गिनी जाती है। इसी तरह से चंद्रमा को भी आप ले सकते हैं। चंद्रमा 2-2.25 दिन एक राशि में रहते हैं तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी व्यक्तियों का जन्म होगा उनकी राशि एक होगी। लेकिन इससे जो सूक्ष्म प्रक्रिया है जो कि हिंदू ज्योतिष में अपनाई जाती है वो है लग्न और D60 चार्ट जिसको कहते हैं। ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। तो लग्न हर 2 घंटे में बदल सकता है। 40-50 किलोमीटर अपने शहर से जब आप दूर जाते हैं, वहाँ के रेखांश वगैरह चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो वहाँ भी आप देखेंगे लग्न चेंज हो जाएगा, नमांश चेंज हो जाएंगे, बाकी जो वर्ग चार्ट है वो सब चेंज हो जाएंगे। तो जब भी आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अपनी जन्म तारीख पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए और उसी लगन कुंडली के आधार पर आपको रत्न जो है वो धारण करने चाहिए। दोस्तों, ये सबसे एक सूक्ष्म तरीका है रत्न धारण करने का। सिर्फ चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि शेष का लगन स्टोन रत्न जो है आपको नहीं धारण करना चाहिए, या सूर्य जिस राशि में है उसका जो रत्न है वो धारण नहीं करना चाहिए। अपितु जब आपकी कुंडली बन जाती है उसके आधार पर आप कुछ ये सूत्र जो हैं वो याद कर सकते हैं जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उसी के आधार पर आप रत्नों का चुनाव कर सकते हैं कि ये जो रत्न होगा मेरे लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 2 तरह के रत्न जो हैं वैदिक ज्योतिष में, हिंदू ज्योतिष में बताए गए हैं। उनमें से पहला जो है वो है मूल रत्न। अब मूल रत्न क्या होता है? मूल रत्न होता है कि जब आपका जन्म होता है, आपके लगन में जो राशि आती है उसके जो स्वामी रहते हैं उनका रत्न अगर आप धारण करते हैं तो वो मूल रत्न कहलाता है। दोस्तों, मूल रत्न का मकसद क्या होता है? वो आपकी रक्षा करता है, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता है, आपकी शरीर की रक्षा करता है, कोई दुर्घटना वगैरह से आपको बचा सकता है और आपको जीवन में ऊंचाइयों में ले जाने में सहायक हो सकता है। तो ये मूल रत्न का कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें और बहुत सारे अभी सूत्र हैं जो आप गिन सकते हैं। तो जो भी लग्नेश के कार्य होते हैं वो आप इस मूल रत्न से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा एक महत्वपूर्ण रत्न जिसको कहा जाता है वो है भाग्य वृद्धि रत्न। जी हाँ, इसके पीछे कुछ बहुत ज़्यादा सूत्र हैं, वो आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा कि जब भी आप किसी दशापति का स्टोन पहनते हैं तो कभी भी किसी भी महादशा का
महादशा के ग्रह की जो स्वामी होते हैं उनकी दशा अगर आपको चल रही है तो उनका कभी भी जो रत्न है वो अकेले धारण नहीं करना चाहिए, उनके साथ साथ आपको एक सहायक रत्न भी अवश्य धारण करना चाहिए। अब ये सहायक रत्न मूल रत्न भी हो सकता है जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, और भाग्य वृद्धि रत्न भी हो सकता है। तो भाग्य वृद्धि रत्न जो होता है ये आपकी सहायता करेगा हर कदम पर जब आप अपनी जो जीवन की प्रोफेशनल लाइफ शुरू करेंगे, जहाँ से आप पैसा कमाना शुरू करेंगे, और इन सब चीज़ों को लेकर आपकी भाग्य की वो वृद्धि करता है, भाग्य में जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करता है। तो ये जो है कुछ छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये भाग्य वृद्धि रत्न जो होता है ये भी बहुत सहायक होता है। तो इन दोनों के बीच में आपको हमेशा चुनाव करना चाहिए दोस्तों। तो इसको डिटेल्स में मैं आपको विद एग्जांपल्स भी बताऊंगा आने वाले समय में। तो अब कुछ सूत्र हैं वो आप पहले याद कर लीजिए। देखिए, लग्न लॉर्ड का स्टोन पहन सकते हैं, हमेशा पहन सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नियम हैं जो आपको हमेशा याद करना पड़ेंगे। अगर आपके लग्न के स्वामी, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी का 6 नंबर लगन है, कन्या लगन की कुंडली अगर उनकी बनती है, उनमें बुध देव जो हैं वो लगन के स्वामी बनेंगे। तो बुध देव अगर उस लगन में छठे भाव में आ जाते हैं या अष्टम भाव में आ जाते हैं या 12वें भाव में चले जाते हैं तो उसका स्टोन आप पहन सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। अगर छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी ग्रह भी उनके साथ ही विराजमान हैं और वो आपके लग्न को कमज़ोर कर रहे हैं, यानी आपके लग्नेश को कमज़ोर कर रहे हैं, तो फिर आप लग्नेश को बल देने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने स्वास्थ्य की वृद्धि करने के लिए लग्नेश का रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन 2 चीज़ें उसमें आपको याद रखनी है। पहला, लगन जो है गंडांत में नहीं होना चाहिए। गंडांत कैसे निकलता है इसके ऊपर मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अगर लग्न गंडांत में है तो उस केस में लग्नेश का स्टोन फिर आपको नहीं पहनना चाहिए, ये पहला नियम है। और अगर लग्नेश छठे 8वें 12वें भाव में चले जाते हैं, उनके साथ छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी भी अगर विराजमान रहते हैं, परंतु वहाँ गुलिक की उपस्थिति हो जाती है या गुलिक किसी भी तरह से वहाँ पे गुलिक जो नमांश में जिस राशि में रहते हैं उनके स्वामी अगर वहाँ पे आके इन दोनों ग्रहों के साथ युति कर लेते हैं तो फिर आपको लग्नेश का स्टोन नहीं पहनना चाहिए दोस्तों। किसी भी तरह से गुलिक अगर लगन में आ जाए, लग्नेश से युति कर लें, तो भी आपको लग्नेश का स्टोन जो है उस परिस्थिति में नहीं पहनना चाहिए दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कब और कैसे आपको लग्नेश को बल देना है। अगर आपके लग्नेश छठे 8वें 12वें भाव में चले जाते हैं और वहाँ पे कोई योग कारक ग्रह उनके साथ आके युति कर लेता है तो फिर भी आप लग्नेश का जो रत्न है वो धारण कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए किसी भी तरह से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही साधारण सा नियम है जो आप सदैव याद रखिए। अब दूसरा नियम ये है दोस्तों, कई बार छठे 8वें 12वें भाव में जो ग्रह रहते हैं उनका स्टोन धारण करने के लिए बोला जाता है, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि छठे 8वें और 12वें भाव के जो स्वामी होते हैं इनका जो रत्न है धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ रूल है वो आप याद कर सकते हैं कि अगर एक राशि उनकी केंद्र त्रिकोण में आ जाती है तो फिर कुछ परिस्थितियों वश आप उस ग्रह का रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं। जैसे मकर लगन की बात करते हैं तो बुध यहाँ पे नवमेश भी बन जाते हैं, लेकिन बुध षष्ठेश भी हैं, छठे घर के स्वामी भी हैं, परंतु आप बुध देव का रत्न धारण कर सकते हैं। उसमें कुछ परिस्थितियों को आपको देखना पड़ेगा कि बुध देव की पोजीशन क्या है कुंडली में, कितने शुभ प्रभाव उन पर पड़ रहे हैं और सप्तवर्गों में बुध देव की क्या परिस्थिति है, तो उसके बाद फिर आप रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 2-3 कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको आप याद रखिए। और अब मैं आपको और बताता हूँ कि नवम और पंचम भाव के जो स्वामी रहते हैं, यानी नवमेश और पंचमेश, ये दोनों त्रिकोण
के स्वामी रहते हैं, इनका रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। और ये पंचमेश या नवमेश अगर छठे आठवें 12वें भाव में भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रूल है जो आपको याद करना है। अगर नवमेश आपके छठे आठवें भाव में चले गए हैं, लेकिन किसी योग कारक ग्रह का आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह जो आपके लिए कारक है या योग कारक की पदवी लेकर बैठा है और वो पंचमेश या नवमेश के साथ युति कर लेते हैं, चाहे वो छठे आठवें 12वें भाव में ही क्यों ना युति हो, तब भी आप नवमेश और पंचमेश का जो रत्न है वो धारण कर सकते हैं दोस्तों। इसमें किसी भी तरह से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक नियम है, अगर पंचम भाव में सूर्यदेव की राशि आती है या नवम भाव में सूर्यदेव की राशि आती है या पंचम भाव में चंद्रदेव की राशि आती है या नवम भाव में चंद्रदेव की राशि आती है, तब भी आप उनका रत्न जो है धारण कर सकते हैं दोस्तों। चाहे वो सूर्यदेव या चंद्रदेव कुंडली में छठे आठवें 12वें भाव में ही क्यों ना हो, तो भी उनका रत्न धारण किया जा सकता है। लेकिन अगर वो नीच के हो जाएंगे तो आपको उनका रत्न धारण नहीं करना है। तो सूर्यदेव और चंद्रमा को सदैव बल देना चाहिए। और अगर भाग्यवश आपकी कुंडली में सूर्यदेव या चंद्रदेव त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, तो आप निश्चित रूप से उनका रत्न जो है धारण कीजिए। सिर्फ सूत्र उसमें यही है कि वो नीच अवस्था में नहीं होने चाहिए या किसी भी तरह से गुलिक के साथ उनका संबंध नहीं होना चाहिए। ये दो परिस्थितियां अगर कुंडली में नहीं है तो फिर आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक और बहुत ही एक सुंदर सूत्र बताने जा रहा हूँ। ये आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रत्नों से लेकर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने सारे सब्सक्राइबर्स से, और जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने अपना एक नया चैनल शुरू किया है और चैनल का नाम मैं स्क्रीन पे दूंगा। चैनल का नाम आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनका चैनल देखें, उनकी वीडियोस देखें। और जिन लोगों को खाने पीने का बहुत शौक़ है और जो दिल्ली, नोएडा या इन जगहों पर रहते हैं, तो ये सारी वीडियोस जो हैं खाने पीने के ऊपर भी हैं, खाने पीने के ऊपर ही हैं। कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, ये सब उसमें डिटेल्स में बताया गया है। तो मैं आग्रह करूँगा अब ज़्यादा से ज़्यादा उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट करें। तो आइए अब जो एक विशेष सूत्र था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी राशि जो लग्न में आती है, मान लेते हैं मकर राशि है आपके लगन में, तो मकर राशि जिस भी ग्रह की नीच राशि होती है, उस ग्रह का रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना है दोस्तों। और दूसरा रूल उसमें ये है दोस्तों, जो राशि लगन में आपके आ गई, मान लीजिए 10 नंबर राशि की ही बात करते हैं, वो आपके लगन में है, तो जिस ग्रह की वो उच्च राशि होती है, मान लीजिए मंगल देव की उच्च राशि बनेगी 10 नंबर राशि, तो आपको मंगल देव की स्थिति देखनी है कुंडली में। अगर मंगल देव बहुत सारे योग कारकों के साथ या किसी योग कारक ग्रह के साथ युति बना रहे हैं अच्छे भावों में, यही मंगल देव मान लीजिए अगर 10वें घर में आ जाते हैं और साथ में उनके शुक्रदेव आ जाते हैं योग कारक बनकर, ये खासकर मैं मकर लगन के लिए बता रहा हूँ, किसी भी लगन के लिए रूल जो है एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ पे आप मंगल देव का स्टोन जो रत्न है वो धारण कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी ग्रह, जब ये एक सिंपल सा एक सूत्र है वो याद कर सकते हैं, कोई भी ग्रह आपके कुंडली में लगन का मित्र होना चाहिए और आपके लिए कारक होना चाहिए। और अगर वो योग कारक ग्रहों से युति कर लेता है या पंचमेश या नवमेश या लग्नेश से युति कर लेता है और उस ग्रह की दशा या महादशा चल रही है, तो आप उसका स्टोन अवश्य पहने और साथ में किसी सहायक ग्रह का या मूल रत्न जो मैंने आपको पहले बताया था वो अवश्य पहने दोस्तों। कभी भी एक अकेले दशापति का रत्न जो है वो धारण नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये आप याद कर लीजिए। और दशापति की जब दशा चलती है, किसी भी दशापति की आपकी दशा चल रही है, अगर वो त्रिक भावों के भी स्वामी हैं दोस्तों, तो आप कोशिश करिए उनका स्टोन
नहीं पहनी है। लेकिन अगर वो दशापति आपके कारक ग्रह हैं, किसी भी तरह से त्रिक भावों से उनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है या त्रिक भावों के स्वामी नहीं है वो, तो आप उनका स्टोन पहन सकते हैं। साथ में किसी सहायक ग्रह का भी रत्न आप अवश्य पहन सकते हैं, जिसमें मूल रत्न भी हो सकता है और भाग्य वृद्धि रत्न भी हो सकता है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक नियम हैं रत्नों के बारे में, और इसको विस्तार पूर्वक मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर मेष लगन की आपकी कुंडली है तो किस ग्रह का स्टोन पहनना आपके लिए लाभदायक हो सकता है और किस स्थिति में आपको वो स्टोन पहनना चाहिए, उसके क्या क्या उसमें और आपको देखना चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस में रत्नों के बारे में कुछ और बताने की आपको कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।